जय हिंद। आज जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, लूसेंट में एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसमें कि आज जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसे समझने का प्रयास करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहले तो आप समझिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है ये किस हिसाब से ढाला गया है और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितना है। ओके, तो पृथ्वी जो है एक तरह से कहीं ना कहीं गोल है। ओके, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के हिसाब से हम देखें तो पृथ्वी की त्रिज्या की अगर पहले बात बोलेंगे हम तो इसकी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है पहले तो आपसे ये पूछेगा। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह आर बराबर, आर मतलब हो गया त्रिज्या, तो आर बराबर पृथ्वी की त्रिज्या कितना है 6378। 6378 जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ओके, तो अब जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी की त्रिज्या हो गया इसमें कितना 6378, और ये तो त्रिज्या हो गया, लेकिन पृथ्वी का अगर व्यास आपसे पूछ लेगा, ठीक है, तो व्यास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या बराबर 2 गुना 6378 को जो है 2 से गुना करेंगे तो आपका जो टोटल व्यास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12,756 किलोमीटर। तो आपसे पृथ्वी की त्रिज्या पूछे या फिर पृथ्वी की व्यास पूछे, ठीक है, तो ये त्रिज्या अगर आपको मालूम है तो पृथ्वी का व्यास आप निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वेस नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है, इसके अनुसार ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, स्वेस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसको ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। ओके, कैसे, तो ये पूरा पृथ्वी हो गया, पूरा पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी को ना केक की तरह काट के, ठीक है, जैसे कि केक काटते हैं आप तो केक का पीस निकालते हैं ना, तो वैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पीस निकाला करके, ठीक है, इस तरह से वो बांटने का प्रयास किया। तो स्वेस नाम का जो वैज्ञानिक था ना, उसको ना वो 3 भागों में जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा। ठीक है, जो कि वो 3 भाग कौन कौन था, तो वह था पहला ऊपर का भाग क्रस्ट, बीच वाला भाग मेटल और नीचे वाला, सबसे नीचे वाला भाग जो है वो कोर था। ओके, इस तरह से वो बांट दिया। ओके, क्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं भूरपट्टी, क्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं भूरपट्टी। ओके, और मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं आवरण, ठीक है, आवरण। और कोर को हिंदी में बोलते हैं क्रोड, कोर को हिंदी में क्रोड बोलते हैं। तो इस तरह से जो है वो बांटा, स्वेस नाम का वैज्ञानिक बांटा। ओके, क्रस्ट को अगर गहराई देखें, क्रस्ट की गहराई कितना है तो 0 से 32 किलोमीटर, 0 से 32 किलोमीटर इसकी गहराई है। और मेटल की अगर गहराई बोलेगा आपसे तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर मेटल की गहराई। और कोर का गहराई बोलेगा तो 6378 किलोमीटर कोर की गहराई है। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ना सबसे ज़्यादा आपसे घनत्व पूछेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है घनत्व वो किसका है, कोर का है, क्रस्ट का है या फिर, ठीक है, मेटल का है। तो आप बोलिएगा कोर का है, सबसे निचली भाग, ठीक है, कोर का जो है सबसे ज़्यादा घनत्व है। ओके, जिसमें कि ताप दाब के हिसाब से जैसे भी देखिए तो उसमें घनत्व जो है वो ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। तो भूरपट्टी पे जो है वो पाने वाले पहले तत्व देख लेते हैं। भूरपट्टी में पाए जाने वाले जो हो तत्व हैं वो कौन कौन है, और क्रम के हिसाब से देख लेते हैं कि किसमें कौन तत्व ज़्यादा है और कौन तत्व कम है। ठीक है, तो समझते हैं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी तत्व है, तो आप बोलिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो 46.6% जो है ऑक्सीजन है। सिलिकॉन, उसके बाद आता है 2 नंबर पे सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन अगर बोलेगा आपसे तो 27.72%, 27.72% जो है सिलिकॉन है। ओके, एल्युमिनियम बोलेगा तो 28.13%, 28.13% जो है वो एल्युमिनियम है। उसके बाद आयरन आ जाता है 5%, कैल्शियम आ जाता है 3.6%। ठीक है, इस तरह से वो इसमें तत्व की मात्रा है। पृथ्वी पर जो भी तत्व है ये क्रम के हिसाब से इस तरह से दिया गया है। ओके, अब इस सब अगर आपको याद नहीं होता है तो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे तो देखिए, इसका ट्रिक होता है ओ सियाल फेंकोना, ओ सियाल फेंकाना। ठीक है, फेंकोना।
तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ओ मतलब हो गया ऑक्सीजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। Si मतलब हो गया सिलिकॉन। Al मतलब हो गया एल्युमिनियम, ठीक है। Fe मतलब हो गया आयरन, ठीक है। Ca मतलब कैल्शियम, ठीक है। और Na मतलब होता है सोडियम। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसका ट्रिक के माध्यम से। क्रम जब बोलेगा सजाने के लिए तो OCl फेकोना करके आप ट्रिक याद करके इस तरह से आप सजा सकते हैं और एग्जाम में भी आप लगा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आप समझने का प्रयास करिएगा, एक और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब जो है इस हिसाब से वो बांट दिया, पृथ्वी पे कितना परसेंट क्या क्या चीज़ हिसाब से बांट दिया। उसके बाद जो है स्वेस के अनुसार जो है सियाल सीमा नीफे इस हिसाब से भी बांटा गया। धातु के आधार पे अगर आपसे बोलेगा कि धातु के आधार पे पृथ्वी को कौन बांटा, ठीक है, धातु में कौन बांटा, धातु के हिसाब से सियाल सीमा नीफे इस तरह से हिसाब से कौन बांटा, तो स्वेस के अनुसार ही जो है इस तरह से बांटा गया था, ठीक है। जैसे कि सिलिकॉन एल्युमिनियम, ऊपरी जो परत है वो ऊपर का परत क्या है, ऊपर का जो परत है वो क्या था, तो क्रस्ट था। तो क्रस्ट में किसकी मात्रा होती है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा होती है। बीच वाला भाग क्या था, मेटल था। तो मेटल में किसकी मात्रा होती है, सियाल सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम की, ठीक है। तो Si से हो गया सिलिकॉन और Ma से जो है मैग्नीशियम कर लीजिएगा। ओके, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा है किसमें, तो मेटल में। और नीचे वाला सबसे नीचे वाला भाग जो है ये सबसे घनत्व ज़्यादा इसी का होता है। तो इस किसका बना होता है, तो निफे का। निफे मतलब हो गया निकेल और लोहा का बना हुआ होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब जो है आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम बांटा गया, तो धातु के हिसाब से बोलेगा कौन बांटा था, तो स्वेस नाम के वैज्ञानिक था वही बांटा था। अब जो है अब देखते हैं करस्ट मेटल कोर इस तरह से है। तो करस्ट को जो है आपसे बोलेगा, पहले तो बोलेगा आपसे कि करस्ट और मेटल के बीच वाली जो रेखा है, करस्ट और मेटल को जो अलग करती है वो रेखा कहलाती है असमता रेखा। वो रेखा क्या कहलाती है, असमता रेखा। लेकिन ठीक है, लेकिन आपसे पूरा बोलेगा बोलने के लिए, तो करस्ट और मेटल के बीच जो रेखा खींची जाती है उसे बोलते हैं मोह रेखा। मोह असमता रेखा आप बोल सकते हैं, ठीक है। करस्ट और मेटल के बीच कौन सी रेखा, मोह रेखा। मेटल और कोर के बीच कौन सी रेखा, गुटेनबर्ग रेखा, ठीक है। करस्ट और मेटल के बीच मोह रेखा, मेटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग रेखा। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो मोह रेखा गुटेनबर्ग रेखा, मोह रेखा और गुटेनबर्ग रेखा, इसका ट्रिक बनाया हम लोग मग, ठीक है। मोह से मोह रेखा और गो से गुटेनबर्ग रेखा करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे जो है वैज्ञानिक के अनुसार देखते हैं। वैज्ञानिक था, ठीक है, वैज्ञानिक जो है वो क्या किया, करस्ट को दो भागों में बांटा। एक वैज्ञानिक का नाम था जो कि करस्ट को दो भागों में बांटा, ठीक है। एक होता है ऊपरी लेयर, एक होता है लोअर लेयर, ठीक है, मतलब ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप याद, मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसने दो भागों में वैज्ञानिक था, एक वो कौन बांटा, तो ये बांटा कोनोराइड नाम का एक वैज्ञानिक था। एक वैज्ञानिक ना करस्ट को दो भागों में बांटा, मतलब दो लेयर में बांटा। ऊपर का लेयर को अपर लेयर बोला गया और नीचे का लेयर को लोअर क्रस्ट बोला गया। मतलब कि ऊपर वाला को अपर क्रस्ट और नीचे वाला को लोअर क्रस्ट बोला गया, ठीक है। और ये कौन बांटा था, कोनोराइड नाम का वैज्ञानिक बांटा था। मेटल को भी दो भागों में बांटा, वो वैज्ञानिक का क्या नाम था, रेपेटी। कोर को भी दो भागों में बांटा, तो वो कौन बांटा, तो लेहमैन। कौन बांटा, लेहमैन बांटा। तो करस्ट को दो भागों में कोनोराइड, मेटल को दो भागों में रेपेटी, कोर को दो भागों में लेहमैन नाम का वैज्ञानिक रखा बांटा, ठीक है। ये जो है तीनों वैज्ञानिक जो है ये तरह तरह का भाग में इसको बांटा, ठीक है। ओके, तो बता दिया हम कौन कौन किसको बांटा। अब इसका ट्रिक होता है कोरोलो, ठीक है। तो कोरोलो करके आप याद रख सकते हैं करले, ठीक है। को से कोनोराइड, रो से रेपेटी, ले से लेहमन, ठीक है। इस तरह से आप सजा सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब जो है अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर जो है समझने का प्रयास करिएगा। पहले तो आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि अक्षांश किसे बोलते हैं और देशांतर किसे बोलते हैं। ओके, तो उसे समझने का प्रयास करिएगा। अक्षांश मतलब लेटीट्यूड, अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड, एंड
देशांतर को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अक्षांश को लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें अक्षांश कौन है और देशांतर कौन है। देखिए, ये जो पृथ्वी तो पूरा गोल है, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी पे जो सीधी रेखा है ना, ऐसे करके जो सीधी रेखा है ना, ऐसे करके सीधी रेखा है, तो इस रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखा। ऐसे ऐसे जो रेखा है, ऐसे 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 जो रेखा है, ठीक है, तो इस रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, ये रेखा क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा है। ठीक है, और पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो जियोड। ठीक है, जियोड आकार की आकृति है इसकी। ओके, और पृथ्वी पर जो खींची गई ऐसी ऐसी रेखा है, सीधी लेटी हुई जो रेखा है, सूती हुई रेखा, ठीक है, तो उस रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखा। ओके, तो यहाँ उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेटी हुई रेखा, ठीक है, लेटी हुई रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ओके, तो ये तो हो गया अक्षांश रेखा की बात, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। अब देखते हैं खड़ी रेखा। खड़ी रेखा मतलब देशांतर रेखा की बात बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे सूता हुआ था, ऐसे सूता हुआ था, जैसे मेरा हाथ ऐसे सूता हुआ है ना, ऐसे सूता हुआ है रेखा, पृथ्वी पर खींची गई ऐसे ऐसे रेखा, तो वो हो गया अक्षांश रेखा। और ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो देखिए खड़ा है ना, खड़ा रेखा है, तो इस रेखा खड़ी खड़ी रेखा को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। तो उम्मीद है कि आप लोग को अक्षांश और देशांतर में समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब देखते हैं आगे। तो ये हो गया अक्षांश, ये हो गया देशांतर। अब देखिए, ये अक्षांश हो गया, ये हो गया देशांतर, मतलब ये हो गया अक्षांश, ये हो गया अक्षांश, ऐसे सुता हुआ रेखा अक्षांश हो गया, ये हो गया देशांतर। तो देशांतर और अक्षांश जब दोनों को एक दूसरे को काटती है रेखा ना, नहीं समझे, देखिए ये हो गया अक्षांश रेखा और ये हो गया देशांतर रेखा, क्योंकि खड़ी रेखा जो है पृथ्वी पर खड़ी रेखा वो देशांतर रेखा हो गया। तो अक्षांश और देशांतर रेखा जब एक दूसरे को काटती है, क्रॉस चिन्ह बनाती है, ऐसे करके एक दूसरे को जब काटती है, तो उस घटना को क्या बोलते हैं? तो उस घटना को बोलते हैं हम लोग क्या? देखिए क्या है, जब लेटी रेखा और खड़ी रेखा, ठीक है, एक दूसरे को काटती है ना, तो उसे भौगोलिक जाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? भौगोलिक जाल कहते हैं। ठीक है, ऐसे भौगोलिक जाल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोला गया है? जियोग्राफी ग्रिड। जियोग्राफी ग्रिड, ग्रिड को जाल बोल सकते हैं। ओके, तो उसे बोला गया है जियोग्राफी जाल। ठीक है, मतलब जियोग्राफी ग्रिड। ओके, भौगोलिक जाल बोल सकते हैं हिंदी में। मतलब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जब एक दूसरे को काटती है तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जियोग्राफी ग्रिड, भौगोलिक जाल बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहाँ तक। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये जो पूरा ग्लोब है, ऐसे ग्लोब तो ऐसे ही होता है, ये ग्लोब का निर्माता किसे बोला गया है? तो ग्लोब का जो निर्माता बोला गया है, ये बोला गया है मार्टिन वेहम को। मार्टिन वेहम को जो है ग्लोब का निर्माता बोला गया। ठीक है, ग्लोब को जो है निर्माता नाम दिया था, निर्माता मतलब इसे बोला गया है मार्टिन वेहम को। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब इस तरह से पूरा गोल पृथ्वी है, तो ऐसे खींची गई जो रेखा है, बीच में जो खींची गई रेखा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे। तो ऊपर मतलब कि दक्षिण पश्चिम उत्तर दक्षिण में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा आपको। ऊपर वाला हो गया क्या? उत्तर, और नीचे वाला हो गया दक्षिण। ठीक है, पूरा पश्चिम, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ऊपर वाला जो है भाग है ना, ऊपर वाला भाग उसे बोलते हैं उत्तरी, और नीचे वाला भाग को बोलते हैं दक्षिणी। ठीक है, और बीच में जो रेखा खींची गई है, तो ऊपर का लेयर को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, नीचे का लेयर को बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। ओके, तो ऊपर की तो अक्षांश दो तरह का होता है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, जो बीच में रेखा खींची गई है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांत, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हैं, जो बीच में रेखा खींची गई है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसे अक्षांश बोलते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये सब चीज याद रखिएगा। अक्षांश को हम भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब भूमध्य रेखा पे दिन रात जो है वो बराबर होती है। भूमध्य रेखा पे जो है, मतलब यही जो है अक्षांश पे, भूमध्य रेखा पे जो है दिन रात जो है बराबर होती है। दिन रात बराबर जो होती है, तो इस घटना को क्या बोला जाता है? तो इस घटना को बोला जाता है
विषुव, इस घटना को बोला जाता है विषुव, मतलब कि इक्विनॉक्स बोला जाता है, इक्विनॉक्स। हिंदी में इसे बोल सकते हैं आप विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी इसे बोला जाता है, ठीक है, विषुव, विषुव। ओके, भूमध्य रेखा पे दिन रात बराबर होती है और इस घटना को बोलते हैं इक्विनॉक्स इंग्लिश में, और हिंदी में विषुव बोलते हैं। ओके, अब समझने का प्रयास करिएगा। आपसे बोलेगा अक्षांश की कुल संख्या कितनी है, अक्षांशों की जो ऐसे 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 जो अक्षांश है, सूती हुई रेखा, सूती हुई रेखा तो अक्षांश कहलाती है। तो अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, तो अक्षांशों की जो कुल संख्या है ना वो टोटल 180 है। अक्षांश की टोटल संख्या 180 है। ओके, क्यों 180 है, क्योंकि ऊपर होता है 90 और नीचे होता है 90, तो 90 और 90 कितना हो गया टोटल, ऊपर भी 90 नीचे भी 90, तो 90 90 कितना हो गया टोटल, तो टोटल अक्षांश की जो होती है कुल संख्या 180 होती है, अक्षांश की कुल संख्या 180 होती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली आपसे नदी पूछ लेगी, ठीक है, भूमध्य रेखा को कौन जो है 2 बार काटती है नदी, ठीक है, वो नदी का नाम बताना है। तो भूमध्य रेखा को काटने वाली जो 2 नदी है, मतलब नदी है, वो नदी का क्या नाम है, तो कांगो, कांगो या जायरे, कांगो या जायरे जो है वो 2 नदी है जो कि भूमध्य रेखा, मतलब यही अक्षांश रेखा जो है इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है, यही भूमध्य रेखा को जो 2 बार काटती है ना, ये भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा, 2 बार इसे काटने वाली जो नदी है, ये नदी को बोला जाता है, कौन सी नदी है, तो ये नदी को बोला जाता है कांगो और जायरे, कांगो और जायरे नदी इसे बोला जाता है। अब देखते हैं आगे, तो ये दोनों जो है नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। ओके, और भूमध्य रेखा पर टोटल कितने महाद्वीप हैं, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पे, ये जो भूमध्य रेखा है बीच वाली रेखा, इस पे टोटल कितने महाद्वीप हैं, तो आप याद रखिएगा टोटल ना 3 महाद्वीप है, टोटल जो है वो 3 महाद्वीप है। ओके, 3 महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा पे है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझने का प्रयास करिएगा कि महाद्वीप, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो आपको क्रम के हिसाब से बता रहे हैं, वो देख लीजिए, ठीक है। टोटल महाद्वीप जो है वो 7 है, ठीक है, जिसमें कि 7 महाद्वीप में जो है 3 महाद्वीप ऐसे हैं जो कि भूमध्य रेखा पे स्थित है। ओके, तो समझते हैं ध्यान से, देखिए, तो टोटल महाद्वीप जो है वो 7 है। पहला महाद्वीप एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका है, और चौथा दक्षिण अमेरिका है, 5वां अंटार्कटिका है, 6वां यूरोप है, 7वां ऑस्ट्रेलिया है, 7वां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब समझते हैं आगे। अब समझिएगा, जब सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे, जो सूती हुई रेखा है, अक्षांश को भूमध्य रेखा बोलते हैं, याद रखिएगा, तो उस पे ना किरण जब सीधी या लंबवत जब पड़ती है ना, तो क्या बोलते हैं, उस दिन 2 घटना होती है, एक होती है बसंत विषुव, एक होते हैं शरद विषुव, ठीक है। जब भूमध्य रेखा पे जब किरण सीधे पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो उस दिन 2 घटना होती है, एक होती है बसंत विषुव, एक होती है शरद विषुव, ठीक है। और बसंत विषुव कब होती है, तो 21 मार्च को बसंत विषुव होती है, और शरद विषुव कब होती है, तो 23 सितंबर को शरद विषुव होती है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, इसके आगे का जो क्लास है वो हम कल करा देंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा कंटेंट और कंसेप्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुँच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।